अगर 125 करोड़ देशवासी 130 करोड़ भारतीयों के सेवक के तौर पर 140 करोड़ भारतीय मिलकर एक मिनट, ये हमारे देशवासी हैं कितने भाई? तो बस अब इंतजार खत्म है। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना शुरू हो चुकी है। अब वैसे तो ये जनगणना 2021 में ही होना था, लेकिन उस वक्त कोरोना महामारी की वजह से ये हो नहीं पाई। अब बात यह है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में एक एक इंसान को गिनना कितना मुश्किल होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर सरकार देश के एक एक नागरिक को गिनेगी कैसे, प्रक्रिया क्या होगी, इस पर खर्च कितना आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो आप उसे मिस न कर जाएं। तो मेरा नाम है करुणेश और इस चैनल का नाम है बजरबट्टू दुनिया। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है जनगणना। तो भाई पहले तो तुम ये जानो कि ये जनगणना होता क्यों है। देखो, जनगणना हर 10 साल में देश के हर नागरिक, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा और आवासीय विवरण को एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य सटीक डेटा जुटाकर सरकारी नीतियों, विकास योजनाओं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, सड़क इत्यादि संसाधनों के सही वितरण के लिए आधार तैयार करना है। इसके अलावा जनगणना सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति को समझने और उनके लिए बेहतर नीतियों को लागू करने का आधार भी प्रदान करती है। अब तुम सोचोगे कि ये होता कैसे है, तो पहले इसको समझते हैं। तो पहले होती है हाउस लिस्टिंग, जो सामान्यतः 5-6 महीनों की अवधि में आयोजित किया जाता है। इस स्टेज में देश भर के सभी भवनों, मकानों और परिवारों की गणना की जाती है। ये जो स्टेज है उसमें आवासीय परिस्थितियों, सुविधाओं और संपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है। इस स्टेज में जनगणना के लिए आधार तैयार होता है। इस स्टेज में लोकल स्कूल टीचर्स, सरकारी कर्मचारियों और लोकल बॉडीज के कर्मचारियों को एन्यूमरेटर्स यानी कि गिनती करने वाले और सुपरवाइजर्स के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब आता है दूसरा स्टेज। दूसरा स्टेज जनसंख्या गणना है। इस स्टेज में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है। इसमें पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, लिंग क्या है, आयु कितनी है, आप किस धर्म से हैं, आपकी मातृभाषा क्या है, आपकी जाति कौन सी है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, रोजगार, वैवाहिक स्थिति क्या है इत्यादि। इस चरण में गिनती करने वाला यानी कि प्रगणक या एन्यूमरेटर घर घर जाकर जानकारी एकत्र करते हैं और इसे दर्ज करते हैं। डेटा इकट्ठा करने के बाद इसे डेटा प्रोसेसिंग सेंटर में भेजा जाता है, जहां इसका विश्लेषण किया जाता है। प्रोविजनल आंकड़े सामान्यतः कुछ महीनों के भीतर जारी कर दिए जाते हैं, जबकि डिटेल्ड रिपोर्ट आने में अधिक समय लगता है। एग्जाम्पल के लिए 2011 की जनगणना के प्रोविजनल आंकड़े मार्च 2011 में जारी कर दिए गए थे, लेकिन अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2013 में प्रकाशित हुई थी। अब ये तो बात हुई कि अभी तक कैसे क्या होता आया था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। भाई दुनिया आगे बढ़ चुकी है, ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और एक एक के गुनेगा भी। जोक्स अपार्ट, इस बार घर में बिना घुसे भी गिनती हो जाएगी। अब पूछोगे कैसे, तो सुनो। 2027 की जनगणना भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होगी। इसमें मोबाइल ऐप्स और सेल्फ कैलकुलेशन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, जिससे नागरिकों को अपनी जानकारी खुद से दर्ज करने का मौका मिलेगा। यह प्रक्रिया पेपरलेस होगी और डेटा को रियल टाइम में ही संकलित और संसाधित किया जा सकेगा। इस डिजिटल तरीके से डेटा स्टोर करने की गति और सटीकता में भी सुधार होगा। सेल्फ कैलकुलेशन के लिए आधार नंबर या मोबाइल नंबर जरूरी होगा और डेटा को हिंदी, अंग्रेजी और 14 क्षेत्रीय भाषाओं यानी कि कुल 16 भाषाओं में एकत्र किया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में कुल 11,718.24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलो, ये रहा मामला कि इस साल क्या हो रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इस जनगणना की शुरुआत कब हुई होगी? रहने तो मत सोचो, मैं ही बता देता हूं। तो बात ऐसी है कि भारत में जनगणना का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल की आईन अकबरी में जनसंख्या और संसाधनों की गणना के बारे में दर्ज किया गया है। मौर्य साम्राज्य में ग्रामीण और नगर पालिका अधिकारियों द्वारा व्यापारियों, कृषकों और अन्य व्यवसायों की गणना की जाती थी। लेकिन आधुनिक जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई।
पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन आयोजित की गई थी, लेकिन यह पूर्ण रूप से समकालिक नहीं थी। पहली समकालिक और संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई, जिसके लिए W.C. प्लोडेन को भारत का पहला जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया था। इसके बाद हर 10 साल में जनगणना आयोजित की जाती रही। स्वतंत्रता के बाद 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी। इस समय से जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। 1881 से 2011 तक भारत में 15 दशकीय जनगणनाएं बिना किसी रुकावट के आयोजित की जाती रही। हालांकि 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी, जो 150 सालों में पहली बार हुआ था। अब समझो कि 2011 में जो जनगणना हुई उसमें आंकड़े क्या क्या थे। तो 2011 जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी 121 करोड़ थी, लेकिन अनुमानित आंकड़े के अनुसार अब यह बढ़कर 146 करोड़ हो चुकी है। 2011 की जनगणना के बाद भारत में 62.37 करोड़ पुरुष थे और 58.65 करोड़ महिलाएं थीं। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में 18.1 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई थी। 2011 की जनगणना में भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी थी, जबकि हिंदी के बाद बंगाली और मराठी का स्थान रहा था। अब चूंकि इस बार डिजिटल जनगणना होगी, इसलिए लोगों को यह भी डर है कि कहीं उनका डेटा सुरक्षित रहेगा भी या नहीं। लेकिन सरकार यह कह रही है कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी जानकारी पूरी तरीके से सुरक्षित होगी। इसकी सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। 2027 भारतीय जनगणना के लिए तकनीकी और सामाजिक बदलाव का साल होगा, क्योंकि ये पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें जातिगत आंकड़े शामिल किए जाएंगे। ये जनगणना न केवल जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करेगी, बल्कि महिला आरक्षण जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दों के लिए भी आधार प्रदान करेगी।